नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ब्रेक के बाद आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और लोकतंत्र के महापर्व की जो खास तस्वीरें, 88 सीटों में से चुनिंदा तस्वीरें 8 आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आप वीआईपी मतदाता को देख सकते हैं, वोटर्स को देख सकते हैं। इनमें से कुछ प्रत्याशी भी हैं, एक एक करके बात करते हैं। बेंगलुरु में नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के चीफ, उनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ कतार में लगे हुए हैं, वोटिंग कर रहे हैं। झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी आप देख सकते हैं। भोला सिंह को भी देख सकते हैं, जहां उन्होंने बुलंदशहर में अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो साथ ही त्रिशूर की तस्वीर है, जहां पर सुरेश गोपी ने वोट डाला है। अटिंगल में वी मुरलीधरन ने वोट डाला है और कैलाश चौधरी ने वोट डाला। बाड़मेर में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी वोट देने पहुंचे थे, इन्होंने भी वोट डाला। लोगों से भी अपील की है कि अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने घरों से बाहर निकलें, बूथ तक जाएं, वोट डालें और अपनी सरकार चुनें। तो तस्वीरों दिखाने का सिलसिला लगातार हम जारी रखे हुए हैं। ये 10 तस्वीरें और भी आपके सामने आ चुकी हैं। चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रही है कि खबर आप तक पहुंचा रही है। पी विजयन, केरला के मुख्यमंत्री की तस्वीर आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण, आप उनकी तस्वीर बेंगलुरु में देख सकते हैं, जहां उन्होंने अपने वोट कास्ट किया है। कैलाश चौधरी की तस्वीर हमने पहले भी दिखाई, एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। बाड़मेर में उन्होंने वोटिंग की। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में मतदान किया। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के दिग्गज नेता और संगठन महासचिव हैं, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल जाहिर तौर पर केरला में किया। और ये तस्वीरें उनकी आप देख सकते हैं। इसके अलावा 5 तस्वीर और हैं। तो अनिल कैंटनी भी है पथानामिट्ठा से, जहां पर उन्होंने वोट डाला। प्रकाश राज जो अभिनेता हैं, वे भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने भी वोट कास्ट किया। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ में वोट डालने पहुंचे। प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सीपी जोशी, उन्होंने अपना वोट डाला। चित्तौड़गढ़ में तिरुवनंतपुरम की तस्वीर है, जहां पर वी मुरलीधरन वोट डालने के लिए पहुंचे और वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डाला है। झालावाड़ में मुकाबला इस बार भी दिलचस्प है। एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर दुष्यंत सिंह है। वहीं कुछ और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी, और भी देखिए वसुंधरा राजे की तस्वीर। जोधपुर में अशोक गहलोत वोट डालने के लिए पहुंचे थे। जी हाँ, ये 6 तस्वीरें पूरी तरह से जो राजस्थान के दिग्गज हैं उन पर केंद्रित हैं। 3 तस्वीरों की और जिक्र करते हैं, बताते हैं। मदन दिलावर कोटा के पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे और फर्स्ट वोटर ये अपने पोलिंग बूथ पर बने। जोधपुर में आप देख सकते हैं वैभव गहलोत जालौर सिरोही से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, लेकिन वोट यहां पर उन्होंने कास्ट की। वोटिंग परसेंटेज 70 से ऊपर जाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा मतों से आगे आएंगे। तो सर आज जो है वो शेड्यूल में बदलाव था, क्योंकि आज तो देखिए लोकतंत्र का महापर्व है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि आज दिन की दिनचर्या कुछ और थी। महिलाओं ने कहा कि काम घर का बाद में करेंगे, पहले मतदान करेंगे। लोग मंदिर गए, जिसके बाद वोट किया। बिरला जी भी सबसे पहले परिवार के साथ मंदिर पहुंचे, फिर वोट किया। आपके जो दिनचर्या में क्या बदलाव रहे? मेरे दिनचर्या में मैं तो रात को लेट सोया किसी कारणवश, प्रशासनिक कारण। मेरे पिताजी जो बुजुर्ग 85 वर्ष के हैं, उन्होंने मुझे 6:30 बजे जगा दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज कोई मॉर्निंग वॉक नहीं है, कोई योगा नहीं है, पहले अपना वोट डाल के आइए। उनके निर्देशानुसार हमने पहले यही काम किया। सुबह उठे, तैयार हुए और पहले मताधिकार का वोट किया। और आश्चर्य की बात देखो कि हमारे बुजुर्ग माता पिता मेरे से पहले जाके वोट डाल लिया है। वोटिंग के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? हर आदमी को अपनी सोच, अपने विचार को अमल में लाने के लिए अपनी सरकार को जो भी उनके अनुरूप काम करती है, हिमांशु, मुझे उम्मीद आप सुन पा रहे होंगे मेरे को। मेरा एक सवाल है दत्ता जी से। कर्तव्य का उपयोग करना चाहिए और अच्छी सरकार, भयमुक्त और अच्छे वातावरण में वोटिंग का वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी जो फिलहाल यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं, और वोटिंग करने के साथ में जो है वो यहाँ पर ये तस्वीर जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। वोट करने के बाद में अपने तमाम जो साथी हैं उनसे यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज दिनचर्या में बड़े बदलाव के साथ में सबसे पहले ये तय किया कि वोट करने वाले हैं। तो एक तस्वीर आप यहां पर कोटा की देख रहे थे। तो पूर्व
माफ कीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं पूर्व में, कर्नाटक के एचडी देवेगौड़ा की भी तस्वीर आपने वहां पर देखी थी, वो भी पूरी तरह से सक्रिय यहां पर नजर आते हुए। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत, एक तरफ आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं और किशोर शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आशीष चतुर्वेदी जी, पूरी मेहनत, पूरी ताकत हर किसी की तरफ से लगाई गई, 11.77% मतदान अभी तक हुआ है। मैं इस पर सवाल आपसे लूंगा, लेकिन हेमंत एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। बिल्कुल, देश में लोकसभा चुनाव के बीच संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक का मुद्दा गर्मा गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों की जब बात आती है तो प्राथमिकता अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को मिलनी चाहिए। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बना लिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा मुसलमानों को तरजीह देने की रही है। particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. Sources of the country. I use the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. Sources of the country. I use the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are. अम्बेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। तो आपको बता दें, आपने जेपी नड्डा को भी सुना, आपने साथ ही साथ जो बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर वीडियो मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री का जारी किया गया वो भी सुना। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। हम आइए उनका रुख करने की कोशिश करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन आपको कराया था। किशोर शर्मा एक तरफ कांग्रेस से हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी से भी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। तस्वीरें भी लगातार आप देखते रहेंगे, जिस तरह की आती रहेंगी, बयान भी लगातार आप सुनते रहेंगे। पहली प्रतिक्रिया हम किशोर शर्मा से लेने की कोशिश करते हैं। किशोर शर्मा जी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने बयान दिया, आपने सुना। दूसरी तरफ जो वीडियो जारी किया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, जिसका उल्लेख किस तरीके से किया वो भी आपको हमने बताया। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, दोनों वीडियो देखे गए हैं और साफ तौर पे ये समझ लेना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी ने साफ कहा है कि ये सारी बातें अल्पसंख्यकों के लिए। इस देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा सिर्फ मुसलमान ही नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक ईसाई भी हैं, इस देश में अल्पसंख्यक सिख भी हैं, इस देश में अल्पसंख्यक जैन समाज भी हैं जिन्हें टाइटल मिला हुआ है। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर के हिस्से में, वहाँ हिंदू भी अल्पसंख्यक है। तो अगर उनके अधिकारों के हक के अधिकारों को देने की बात की जाती है तो इसमें गलत क्या है? क्या ये सारे लोग देश के नागरिक नहीं हैं? और ये बौखलाहट होना लाजिमी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले चरण में मतदान में साफ हो गया कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने इस किशोर चुनाव बहुसंख्यकों के हाथ में फिर कटोरा पकड़ा देंगे क्या? अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे छीन लिए जाएंगे? बहुसंख्यकों का क्या होगा? स्पष्ट कर रहा हूं, जैन समाज भी यही कसूर है कि वो बहुसंख्यक है। देखिए सुनिए, जैन समाज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश में, हिंदू समाज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं। और एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है जिसमें ये याचिका भी 2014 शर्मा जी, सरकार ने यही तो बात आप पर आरोप लगता है कि आप सुनिए, आपका सवाल, आपका जवाब,
सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपने सवाल किया, जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन जो सवाल किया उस पर जवाब केंद्रित लगा हुआ है और सरकार को जवाब देना है कि हिंदू वहां अल्पसंख्यक हैं कि बहुसंख्यक हैं, और वहां अल्पसंख्यक हैं हिंदू जम्मू कश्मीर में, तो ये सरकार जवाब क्यों नहीं देती? ये नहीं देती कि वहां के हिंदुओं को अगर अल्पसंख्यक मानते हैं, आशीष जी का कमेंट भी ले लेते हैं, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। और जैन समाज अल्पसंख्यक है और ईसाई समाज भी अल्पसंख्यक है। ये रिपीट हो जाएगी, बहुत सारे, ठीक है, आपकी बात रिपीट हो रही है। आप इस पे बार-बार इस पे जोर क्यों देते हैं कि सर मुसलमानों को इस बात? ठीक है आशीष जी, कांग्रेस कह रही है कि आप जो है गुमराह कर रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि तमाम अल्पसंख्यकों की बात कही है उन्होंने, जिसमें हिंदू भी आते हैं, जैन भी आते हैं। जी आशीष जी, किससे रहे हैं? देखिए रविंद्र जी और हेमंत जी, आज राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश में जहां 13 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग चल रही है, उन सब से हम निवेदन कर रहे हैं बार बार कि आप एक स्थायी सरकार के लिए, समृद्ध और विकसित भारत के लिए, सुरक्षित राष्ट्र के लिए मतदान अवश्य करें। मैं आप किशोर जी की बात का जवाब देता हूँ। किशोर जी ने कहा, उन्होंने जो आपने वीडियो दिखाया उसको ध्यान से नहीं देखा। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? माइनॉरिटीज़ स्पेशली मुस्लिम्स, दे मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन द अवर रिसोर्सेज। तो ये जो तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति है हेमंत जी और रविंद्र जी, ये कोई आज से प्रारंभ नहीं हुई है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमने देखे हैं, चाहे 1986 में शाहबानों का केस हो, चाहे राम सेतु का प्रकरण हो, चाहे राम मंदिर में किस तरह से व्यवधान खड़े किए उसकी बात हो, चाहे हिंदू आतंकवाद की बात हो। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जब कांग्रेस हमेशा कटघरे में रही है, और यही कारण रहा है कि जो देश के बहुसंख्यक वर्ग है उसका विश्वास कांग्रेस ने खो दिया है। और 2014 के आम चुनाव में, 2019 के आम चुनाव में ये प्रमुख विपक्षी पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन आशीष जी वो कह रहे हैं कि आपकी बौखलाहट है, इस वजह से आप इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री का बयान ला रहे हैं, उसे चला रहे हैं, पहले चरण के बाद दूसरे चरण में सर। नहीं, देखिए मैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मंत्री, मैं जवाब देता हूँ। हमको ये चर्चा करनी पड़ेगी ये विषय चर्चा में क्यों आया। देखिए मनमोहन सिंह जी का बयान 2006 का बयान है, वो लगातार हम उसको लेकर के बोलते रहे हैं, और देश भी जानता है कि कांग्रेस की मानसिकता लगभग यही रही है कि उसकी ये इच्छा रहती है कि देश के संसाधनों में से जो मैक्सिमम हिस्सा है वो माइनॉरिटीज़ को दे। चाहे मुस्लिम आरक्षण की बात करें, चाहे अन्य स्कीम्स की बात करें, कांग्रेस ने ऐसा हमेशा किया है। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरह से हैदराबाद की रैली में बात करते हैं, जिसका प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए कि जिस तरह से वो कहते हैं कि वो देश का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे, और पूरे देश का बोला एक्सरे कराऊंगा मैं, किसके पास क्या है। अब एक्सरे किस लिए कराएंगे? तो मनमोहन सिंह जी का बयान, फिर राहुल गांधी जी का बयान, और फिर सैम पित्रोदा जी का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि यूएस के अंदर जो 55% विरासत टैक्स लगता है वो एक अच्छा कंसेप्ट है। तो निश्चित रूप से जो देश का बहुसंख्यक वर्ग है उसको लेकर के इसके मन में बहुत चिंताएं हैं। ये देखिए, जो आज देश में वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, हमें कोई बौखलाहट की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे पास समाचार हैं, जिस तरह से तमाम एजेंसियां, सर्वे एजेंसियां हमको जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, और हम भी जनता के बीच में जाते हैं, कांग्रेस भी जनता के बीच में जाती है, और आप लोग भी जनता से बहुत बात करते हैं। तो जो देश में राजनीतिक स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने, ठीक है, वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन किशोर शर्मा जी, ये जो सवाल आशीष जी ने उठाया कि ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, राहुल गांधी का बयान देना, एक्सरे कराएंगे, सर्वे कराएंगे, पीछे जो प्रधानमंत्री के बयान को कोट किया जा रहा है, और उधर अमेरिका में बैठे हुए अगर ओवरसीज के नेता, आपके अध्यक्ष ये बात रख रहे हैं सामने कि अमेरिका का ऐसा मॉडल है जहां पर विरासत में 55% सरकार को दान देना पड़ता है। तो बिल्कुल सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया, मैं नाम भूल रहा था, थैंक यू हेमंत। तो ये एक तरह से कहा जाए कि ये संयोग नहीं है, प्रयोग है, और सारी कड़ियां एक साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए बीजेपी को यह मसला उठाना पड़ रहा है। ये बौखलाहट नहीं उनकी। देखिए, स्कैन तो उस संपत्ति का होगा जब रेल की पटरियों पर चलने वाली ट्रेनों पर लिखा रहता था नॉर्थ वेस्ट रेलवे,
नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, लेकिन अब वह उन पे लिखा हुआ है अडानी रेलवेज, अंबानी रेलवेज। जो उन डिब्बों पे लिखा हुआ है तो स्कैन उस संपत्ति का होगा। नहीं, ये किशोर जी आप सुनिए, ये क्या बच्चों की खेलने वाली ट्रेन पे आपने देखा है क्या? कौन सी ट्रेन में बताइए जरा। देखा तो आप नजरें खोल के देख लीजिएगा। नहीं, आप जरा बताइए ना, कहाँ देखा है, कौन सी ट्रेन पे देखा है आपने? अरे कौन सा रेलवे बताइए, कौन सी ट्रेन पे देखा है, कहां से कहां चलती है, जिनका आपने जिक्र किया, कहां की ट्रेन है, इसको स्पष्ट कीजिए पहले। ये फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूं। अरे कौन सी ट्रेन है बताइए भाई किशोर जी, आप पहले बात कर रहा हूं। नहीं, कौन सी ट्रेन है, कहां से कहां जाती है, नंबर बताइए उस ट्रेन का। उन पे सब पे जितने भी गुड्स ट्रेन है उन पे सारे कंटेनर पर अडानी रेलवेज लिखा हुआ है। अरे आप पढ़िए, आप अभी रिसर्च कर सकते हैं ना भाई। मैं तो आपके स्टूडियो में बैठा हूं, आपके रिसर्च टीम आपके पास देख लीजिएगा, साफ लिखा हुआ है ब्लू कलर के डिब्बे पे ADANI से आप आज चर्चा कर रहे हैं। ADANI मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी तो बताइए कि कौन सी ट्रेन पे लिखा हुआ है ब्लू कलर के डिब्बे पे, कौन सी ट्रेन पे लिखा हुआ है? कोई फोटो वोटो तो लेकर के आए होंगे ना आप, कोई फोटो तो लेकर के आए होंगे आपके पास। अगर मैं झूठा हूं तो आपके पास सब रिसर्च टीम बैठी है ना, आपके पास बैठा हूं सामने स्क्रीन पे, आप अपने रिसर्च करा लीजिएगा। तो हमारा अपने घर में बैठ के थोड़ी बना लेंगे ट्रेन के डिब्बे। खैर, जवाब दीजिए आप उस चीज का कि ये बीजेपी की बौखलाहट नहीं है, आप ही की तरफ से ये बात कही गई है, इसीलिए उन्होंने सवाल को उठाया है। संपत्ति मेरी और आपकी, ये सरकारी संपत्ति मेरी और आपकी है, अडानी की नहीं है। इसमें सरकार तय करेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि ये सारी संपत्ति बेच दी जाए। समझ में आया ना? इसलिए हमने घर में नहीं लिखा। और एक बात बहुत साफ बताना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री इस देश को इतनी बौखलाहट में चुनाव जीतना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। इस देश के नागरिक 140 करोड़ों में सारे धर्म के लोग मौजूद हैं और ये नाराजगी जनता की है। पहले चरण में जो मतदान हुआ उसे साफ कर दिया मोदी के प्रति उनका कितना लगाव है। आप साफ मान लीजिएगा, सुनिएगा, आप साफ मान लीजिएगा कि जो जिस तरह के प्रचंड बहुमत ये नारे लग रहे हैं, ये पूरा जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, 4 जून आ जाने दीजिएगा, सारी स्थिति पता पड़ जाएगी। अगर ऐसा हड़कंप मच गया इन लोगों में कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री की भाषा बदल दी जाती है, वो सारे इशूज जो 140 करोड़ देश की जनता के लिए होने चाहिए थे, वो एक भी सामने नहीं आता और ऐसे इशू पे चुनाव लड़ रहे हैं, धर्म के आधार पर, विभाजन के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहां का नैतिकता है? आप कम से कम देश के जवाब दीजिए। आशीष जी, हिंदू मुसलमान कर रहे, धर्म के आधार पर चुनाव आप लड़ रहे हैं, पहले फेज की हताशा के बाद। जनता के प्रधानमंत्री और हर आदमी को हक है, जैन समाज को हक है, अल्पसंख्यक है, कश्मीर में हिंदू समाज अल्पसंख्यक है, वहां उनको हक है अपने अधिकारों का। अधिकारों से वंचित मत कीजिएगा। किशोर जी, प्रश्न मुझसे पूछा गया, आप थोड़ा ध्यान से तो सुनिए ना। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूं रविंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 के आम चुनाव में अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करके जनता के समक्ष गई है और आने वाले 5 सालों में जो हमारे संकल्प हैं उसके साथ हम जनता के पास जा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी के भाषण की एक हस्सी की चर्चा कर रहे थे, हेमंत जी और रविंद्र जी, जिसको लेकर के, और प्रधानमंत्री जब भी अपना भाषण जनता के समक्ष देते हैं तो वो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी आज यहाँ बैठते तो 2004 से 14 जो रिपोर्ट कार्ड है वो देते, ताकि जनता को पता पड़ता कि 4 से 14 में इनकी जो सरकार थी, जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार। मैं सर माफी चाह रहा हूँ आशीष जी, आपका जवाब मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि ये जो खबर मैं बताने जा रहा हूँ, आप दोनों को इस खबर में इसी सवाल का कुछ और कंटेंट भी मिलेगा। बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, बंगाल के बालूरघाट से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मतदान के दौरान हिंसा की खबर मिल रही है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की इस दौरान पुलिस वालों के साथ झड़प भी हुई है। बीजेपी का आरोप है कि बालूरघाट में बीजेपी समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और आपको यह भी बता दें कि पहले देखिए, तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बंगाल के बालूरघाट में, जहां मतदान के दौरान हिंसा की बात सामने आ रही है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की इस दौरान पुलिस वालों के साथ झड़प भी हुई है। पहले फेज की बंपर वोटिंग हुई थी, 70% से ज्यादा पश्चिम बंगाल में पहले फेज में वोटिंग हुई थी। बढ़ चढ़कर लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। बीजेपी का इस बीच ये जो खबर सामने आ रही है, आरोप है कि बालूरघाट में बीजेपी समर्थकों को वोट डालने से रोका जा रहा है। आखिरकार बंगाल के बालूरघाट में मतदान के दौरान हिंसा की बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप लगाए। ये भी आरोप लगाए कि बीजेपी के जो समर्थक हैं उनको वोट डालने से रोका जा रहा है, उन्हें वंचित किया जा रहा है।
और इसी को लेकर के जो तस्वीरें बालूरघाट से सामने आ रही वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ठीक है, तस्वीरें चलती रहेंगी, लेकिन अगर कुछ उसमें बयान किसी का आता है तो उसको हम जारी करते हुए आपको सुनाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है पाली से। जी हां, राजस्थान की पाली से खबर है। धुरासनी गांव में मतदान का लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज भी अभी आपके सामने आएगी। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने पाली से खबर, जहां पर धुरासनी गांव में मतदान का बहिष्कार किया है लोगों ने। गांव में पेयजल और सड़क को लेकर यह बहिष्कार किया गया है। तो धुरासनी गांव में बूथ संख्या 116 पर बहिष्कार करने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, धुरासनी में पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के ग्रामीणों ने ये कह दिया कि वे वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि उनके गांव की समस्याएं सॉल्व नहीं हुई है, हल नहीं हुई हैं, और इसी वजह से लोग नाराज हैं। बूथ संख्या 116 में और धुरासनी के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। ये एक तरह से कहें कि वोटर की अपनी पसंद है, लेकिन वोटर की ऐसी नाराजगी के लिए ही इलेक्शन कमीशन ने नोटा का विकल्प बैलेट मशीन में, ईवीएम मशीन में रखा हुआ है। हमारी भी यही अपील है, अगर आपकी कोई नाराजगी है तो फिर आप, जी हां, प्रशासन भी वहां पर पहुंचा हुआ है, वोटर्स को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी नाराजगी को छोड़िए, वोट जरूर डालिए। आप अपनी नाराजगी को रख सकते हैं सामने, लेकिन यहां पर हमें एक ब्रेक लेना होगा। इन तस्वीरों के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी।